हाय एवरीवन। तो ये जो क्लास होगा जिसमें कवर करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का वन शॉट वीडियो। इससे पहले जो है एक क्लास कंडक्ट हो चुका है, चैप्टर 1 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज जो कवर करेंगे वो चैप्टर 2 को कवर करेंगे, और जिस तरीके से चैप्टर फर्स्ट को जो रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस किए थे, तो जैसे उस चैप्टर को डिटेल के साथ जो है डिस्कस किए हैं, सेम लॉजिक से इसको भी डिस्कस करेंगे। हॉलिस्टिकली वे में यहाँ से पूरा कवर हो जाएगा। ये वीडियो होगा वन शॉट वीडियो, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिसका क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम है ना, क्योंकि 20 फरवरी से जो है एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो है ज्योग्राफी का सेकेंड लेक्चर होगा, जिसमें से पूरे इस चैप्टर को होलिस्टिकली वे में कवर कर लेंगे, डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि जो चैप्टर का नाम लिखे हुए ना, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है ना। अगर चैप्टर को अच्छे से कवर कर लोगे तो बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली समझ आ ही जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ये समझना है कि फॉरेस्ट क्या होता है। अब फॉरेस्ट क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है ना। फॉरेस्ट का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, जैसे कि वन बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, तो फॉरेस्ट हो गया। अब इस फॉरेस्ट में हमें बहुत चीज़ जो है एज अ रिसोर्सेज मिल सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, इसका सिंपल सा मीनिंग यही होगा। पहला जो यहाँ पे है वो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज एक्चुअली ये बोले क्या आ रहे हैं। अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज इसका सिंपल सा मतलब होता है कि फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट में जैसे कि बहुत ज़्यादा पेड़ मिलते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे मिलते हैं। और पेड़ पौधे ऐसे नहीं कि रैंडमली यहाँ पे पेड़ पौधे आ गए, उसका कोई यूजलेस है या फिर कोई उसका यूज ही नहीं कर पा रहा है, ऐसा नहीं होता। जैसे कि सैंडलवुड, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सैंडलवुड हो गया। अब ये सैंडलवुड एक पेड़ ही है जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन सैंडलवुड का अगर यूज करके इकोनॉमिकली बेनिफिट हमें मिल सकता है। उससे सैंडलवुड को सेल करके या फिर लकड़ी को सेल करके उससे जो है हम लोग अपना खर्चा चला सकते हैं, उससे जो है हमें जो है कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। तो फॉरेस्ट तो है, लेकिन फॉरेस्ट को हम लोग एज अ रिसोर्स की तरह यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। अब रिसोर्स किसको बोलते हैं ये मत पूछना, क्योंकि रिसोर्स को जो है पहले चैप्टर में पूरा डिटेल के साथ कवर किए हैं। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए गए हैं वो है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। ये जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, अब इसका मीनिंग क्या होता है ये समझो। जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले ये समझना है कि वाइल्ड लाइफ होता क्या है एक्चुअल में। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जितना भी वन है, जैसे कि टाइगर हो गया, है ना, जितना भी यहाँ पे एनिमल्स है, टाइगर्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ठीक है, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। तो उसको कैसे एज अ रिसोर्स की तरह यहाँ पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं, उसके बारे में पूरे ये चैप्टर दिया हुआ है। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स से जो है समझ आ गया कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है और ये है क्या। तो देखो, इस जो चैप्टर को कवर करेंगे ना, तो फॉरेस्ट भी है और वाइल्ड लाइफ भी है। तो यहाँ पे दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, समझ पा रहे हो। एक फॉरेस्ट का भी इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का भी इंटरेक्शन हो रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ से समझते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि एज ए ह्यूमन बींग, हम लोग जैसे कि ह्यूमन बींग है, इंसान है। अब हम लोग ह्यूमन है तो हम लोग पेड़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं करते, बताओ तो। पेड़ के साथ, है ना, ट्री के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम का ही पार्ट है। पेड़ के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोई पशु आ गए, कोई एनिमल्स आ गए तो एनिमल्स के साथ भी हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। एनिमल्स के साथ जैसे कि कोई बर्ड्स आ गए तो बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि उससे आप जो है जा रहे हो, उससे हाथ मिला के आ रहे हो, हैंड शेक कर रहे हो, नहीं। बर्ड्स के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग नीचे में हैं, सरफेस एरिया में, तो स्काई में फ्लाई करते हुए दिखाई देंगे, तो एक इंटरेक्शन समझते हैं उसको जियोग्राफी के टर्म में। तो इंटरेक्शन हो रहा है। तो एज ए ह्यूमन बींग हम लोग इन सब चीज के साथ, इन सब के साथ क्या कर पा रहे हैं, इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। अब यही इंटरेक्शंस को, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ पे इंसान है, एक यहाँ पे पेड़ है, एनिमल है और बर्ड्स हैं, लेकिन सब लोग को एग्जिस्टेंस के साथ रह रहे हैं। एक साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, है ना, रह पा रहे हैं। इसी एक साथ रह पाने को फिनोमेना जो होते हैं इसको बोले जाते हैं बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअल में होता क्या है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इसका सिंपल सा मतलब होता है बायो। बायो का मतलब क्या होता है, एनिमल या फिर लिविंग थिंग्स, है ना। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग। जैसे कि यहाँ पे
पेड़ आ गए, ट्री हो गया, उसी के साथ एनिमल आ गए, बर्ड्स आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, ये सब क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट है, लेकिन उसको आपस में मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, बायोडाइवर्सिटी बन जाएगा। और चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, वो पूरा क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम को फ्रेम कर लेते हैं। तो पहला टर्म तो ये समझो कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, समझ आ गया। बायोडाइवर्सिटी अभी बताया हूँ कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग है, पेड़ है, एनिमल है, बर्ड्स हैं, जब इन सब को एज सिस्टम अगर फॉर्म करोगे तो ये क्या कहलाएगा, बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। लेकिन ये फॉर्म क्या कर रहे हैं, फॉर्म ये कर रहे हैं इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम भी समझ आ गया अब कि बायोडाइवर्सिटी मतलब ये इंसान हो गया, पेड़ हो गया, एनिमल हो गया, बर्ड्स, ये बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, लेकिन जो एक फ्रेमवर्क करेगा उसको इकोसिस्टम बोले जाते हैं। तो इस चीज को याद रखना, जिसमें से वाइल्ड लाइफ स्पीसीज भी इंक्लूड हो सकते हैं, कल्टीवेटेड प्लांट्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हो गया, ये सब बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बायोडाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम में इसमें डिफरेंसेस क्या होता है, इस तरीके से। तो ये सब चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। बायोडाइवर्सिटी एक डाइवर्सिटी को फ्रेम करेगा, डाइवर्सिटी को शो करेगा कि यहाँ पे एनिमल है, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे कोई अदर थिंग्स हैं, लेकिन बाकी अगर सब चीज को एक साथ मिला दिया जाए तो जो एक सिस्टम का फॉर्म करेगा उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। ये सिंपल सा मीनिंग है, बस यहाँ पे इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे बंधे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद देखो कि एक इंसान का बात कर रहे हैं, एक पेड़ का बात कर रहे हैं, एनिमल का बात कर रहे हैं, बर्ड्स का बात कर रहे हैं, तो ये अलग अलग रहने वाला है, क्या इंडिपेंडेंट रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये पूरा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरलिंक है। उसी को बोले जाते हैं यहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम या फिर वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। कैसे, देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सबको पता होगा कि फूड चेन किसको बोलते हैं, फूड चेन हो गया, या फिर फूड चेन, चलो फूड चेन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। फूड चेन में क्या होता है कि सबसे पहले ग्रास को कंसीडर करो, ये ग्रास हो गया। अब इस ग्रास को कौन खाने वाले हैं, कौन खा सकता है, जैसे कि अगर फ्रॉग आ गए या फिर कोई एनिमल आ गए, एनिमल्स खा लिए। अब इस एनिमल्स को भी तो और कोई खा सकता है, इसको भी जो है कोई कंज्यूम कर सकते हैं। तो मान लो टाइगर आ गए तो टाइगर इसको एज्यूम कर लिए, कंज्यूम कर लिए। तो यहाँ से एक चेन चल रहा है, एक फूड चेन चल रहा है कि जो ग्रास है तो ग्रास को एनिमल कंज्यूम करेगा और उस एनिमल को जो है टाइगर कंज्यूम करेंगे। तो इस तरीके के जो फिनोमेना होते हैं उसको फूड चेन बोलते हैं। अब ये बताओ कि जो ग्रास है, एनिमल है और टाइगर है, ये अपने लेवल में डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? ये तीनों क्या है, अपने लेवल में डिपेंडेंट है। अगर सपोज करो कि ग्रास ना होते तो एनिमल एग्जिस्ट कर पाते क्या, इस अर्थ में एग्जिस्ट नहीं कर पाते। अगर एनिमल नहीं होते तो टाइगर एग्जिस्ट नहीं कर पाते। तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे, एक इकोसिस्टम को जो है फ्रेम कर रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ जो है इंटरकनेक्टेड है। एक तो फूड जो चेन है ये तो एज एग्जाम्पल रहे, अदर जैसे कि न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, एनर्जी फ्लो हो गए, ये सब भी जो है एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू पूरा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कनेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, या फिर जो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे के साथ, या फिर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो तीन ऑप्शन याद रखना, या तो फूड चेन के पर्पज से जो है कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, या फिर एनर्जी फ्लो हो गए। तो इस तरीके से जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और पूरा जो सिस्टम होता है आपस में इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए तो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये ह्यूमन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिस्कस के एनिमल्स का, टाइगर का, ग्रास का डिस्कस कर रहे हैं तो ह्यूमन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। इसमें जो डाइवर्सिटी होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये भी ह्यूमन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो बायोडाइवर्सिटी में एक थिंग्स एज्यूम करते हैं, प्लांट का, प्लांट हो गया, या फिर इसको ट्री एज्यूम कर लो क्योंकि ट्री भी तो बायोडाइवर्सिटी के कैटेगरी के अंदर आएगा। अब सपोज करो कि ट्री ना होते, एक टाइम के लिए एज्यूम करो कि अगर पेड़ ना होते तो क्या हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ले पाते क्या, नहीं ले पाते। क्यों, देखो अगर कोई ह्यूमन बींग्स है, अब ये ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे एक्सहेल करते हैं।
तो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं ना, ये प्लांट क्या करते हैं, इसको इनहेल करते हैं, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और वही ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ह्यूमन एज ए ह्यूमन बीइंग और प्लांट जो है एक दूसरे के साथ लिंक है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो पार्ट होते हैं वो एज ए ह्यूमन बींग्स भी यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। जो इंसान होते हैं उसके लिए भी जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब न केवल जो है एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हूँ कि ह्यूमन बींग्स जो है प्लांट हो गया तो ऑक्सीजन या फिर गैसेस का एक्सचेंज होते हैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल हो गया। अदर एग्जाम्पल जैसे कि कोई वाटर हो गया, पानी को प्योरीफाई करने का काम बायोडाइवर्सिटी के साथ किए जा सकते हैं। फूड प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें जीवन यापन करना है, एग्जिस्ट करना है अर्थ में, तो हमें फूड चाहिए। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ना, तो बायोडाइवर्सिटी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो गए। जो क्लाइमेट चेंज है उसको रेगुलेट करने का काम बायोडाइवर्सिटी के द्वारा ही किए जाते हैं। तो हर एक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है ह्यूमन के लिए, जितना भी इस अर्थ में लिविंग थिंग्स हैं, उस हर एक लिविंग थिंग्स के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक क्या क्या हम लोगों ने समझ चुके हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इसके बारे में डिटेल के साथ कवर किए हैं। उसी के साथ जो है एक जो इकोलॉजिकल चैन होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसके बारे में डिस्कस किए हैं। और जो बायोलॉजी है ये एज ए ह्यूमन बींग्स कितना इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अब थोड़ा कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल कवर करना है वो है फॉरेस्ट, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन इकोलॉजी। ठीक है, फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम है, जो डे टू डे फिनोमेना है, उसमें क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट के द्वारा। तो अब थोड़ा सा जो माइंड है उसको नैरो करो, है ना, ब्रॉड बाद में करना, थोड़ा सा अब नैरो इसमें फोकस करने के लिए, उसके बाद अगला जब टॉपिक आएगा तो उसको ब्रॉड करना है। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट को एज्यूम करो, क्योंकि जो चैप्टर है वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दो ही यहाँ पे रिसोर्सेज हैं जिसके बारे में पूरा चैप्टर डिटेल के साथ कवर करना है। एक फॉरेस्ट है और दूसरा है वाइल्ड लाइफ, दोनों के बारे में ही पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो पहला अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है उसका रोल क्या है इन इकोलॉजी में या फिर इन बायोडाइवर्सिटी में। तो सबसे पहले अगर बात करोगे कि जो फॉरेस्ट है ये इकोलॉजिकल बैलेंस का काम करते हैं, पहले बात तो ये चीज़ को समझना, इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब होता है जैसे कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन वहाँ से इनहेल कर रहे हैं, किसके द्वारा किए जा रहे हैं ये सब फिनोमेना, ट्री के द्वारा। ट्री कहाँ पे मिलते हैं, फॉरेस्ट में मिलते हैं। तो ये जो है एक इकोलॉजिकल बैलेंस का काम करते हैं। फिर उसी के साथ अभी जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसको रिड्यूस किए जा सकते हैं, किसके द्वारा रिड्यूस किए जा सकते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस के द्वारा, मतलब ट्रीज के द्वारा, फॉरेस्ट के द्वारा। तो वो भी तो इकोलॉजिकल बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर रहे हैं। और कुछ अगर इसका फंक्शन अगर देखे जाए तो जो फॉरेस्ट है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों ऐसा बोले जा रहे हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब होता है जैसे कि ग्रास हो गया, प्राइमरी डायरेक्टली सरफेस से ये ग्रो होगा तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो ग्रास है ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तो जो फॉरेस्ट होते हैं एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर की तरह भी काम करते हैं। और मेनी जो वाइल्ड लाइफ होते हैं जैसे कि टाइगर हो गया, रिहिनो हो गया, उसी के साथ एलिफेंट हो गए, ये सब का हैबिटेट कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट में है। फिर क्लाइमेट चेंज को रेगुलेट करने का काम, जैसे कि अभी बताया हूँ, सॉइल को कंजर्व करने का काम भी इसी के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि जो पेड़ रहेंगे फॉरेस्ट में रहेगा तो पेड़ के जो जड़ होते हैं वो सॉइल को यहाँ पे कैप्चर करके रखते हैं, तो सॉइल का कंजर्वेशन वहाँ अच्छे तरीके से हो पाता है। और जो वाटर साइकिल है उसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट का योगदान रहते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो रफली डायरेक्टली बोल लो या फिर इनडायरेक्टली बोल लो, फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा योगदान होता है पूरे अर्थ सिस्टम में। तो एक दूसरे के साथ यहाँ पे लिंक होते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं वो वैरायटी में रिच होते हैं, उसी के साथ जो है डाइवर्स फॉर्म, डाइवर्स इसका फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल से समझ जाओगे ये चीज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो प्लांट है तो प्लांट यहाँ से फूड देगा, ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। एनिमल क्या कर सकता है, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सन कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्कम्पोजिशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि कोई एनिमल है,
अब ये एनिमल का सपोज करो कि डेथ हो गया, तो डेथ हो गया तो उसको देखे होंगे कि 2-4 दिन में वो सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्चुअली वो सड़ना नहीं, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो सूक्ष्मतम जो जो एनिमल होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको जो है कंपोज करना स्टार्ट करते हैं, उसे जो है इनगल्फ करना स्टार्ट करते हैं, है ना। ये चीज़ फिनोमेना देखे होंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होते हैं। और प्लांट के माध्यम से फूड बनाना हो गया, ऑक्सीजन बनाना हो गया, ये तो यहाँ पे है ही है। अब यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि फॉरेस्ट का रोल कितना ज़्यादा यहाँ पे है। दो कॉन्सेप्ट हैं जिसे समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक कॉन्सेप्ट को फ्लोरा बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट को फौना बोलते हैं। फ्लोरा मतलब होता है जितना भी प्लांट लाइफ है उसको फ्लोरा की कैटेगरी में रखे जाते हैं, और फौना उसको बोलते हैं जो कि एनिमल लाइफ से बिलोंग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं ट्री का, तो ट्री का अपने लेवल में अगर देखोगे तो ये फ्लोरा है। क्यों फ्लोरा है? क्योंकि ये प्लांट कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं ना। उसी के साथ अगर कोई बर्ड्स का नाम ले लो, तो बर्ड्स यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म है मतलब ये एनिमल से बिलोंग करेगा। अगर बर्ड्स का एग्जाम्पल ना ले लो, तो जैसे कि कोई टाइगर हो गया, तो ये सब किससे बिलोंग करेगा? करने वाले हैं एनिमल से ही बिलोंग करेंगे। तो इस तरीके से दो कैटेगरी होते हैं और दोनों को यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस होता है, ध्यान रखना। जहाँ पे ट्री है तो वहाँ पे बर्ड्स भी मिलेंगे, टाइगर भी मिलेंगे, और जहाँ पे टाइगर है ना, उसी के साथ बर्ड्स है तो वहाँ पे ट्री भी मिलेंगे। तो दोनों का यहाँ पे एक साथ को एग्जिस्टेंस होता है, और को एग्जिस्टेंस जब होता है फ्लोरा फौना का, तो वहीं से डाइवर्सिटी बन जाता है। तो ये चीज़ है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए इंडिया को, क्योंकि इंडिया भी एक मेगा जो डाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी हब कंसीडर किए जाते हैं। और इसमें बायोडाइवर्सिटी अगर थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाऊं तो वहां से और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये नीचे आएगा थोड़ा, चलो आने के लिए थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। ये वाला को क्या बोलते हैं? ये ईस्टर्न घाट है कि वेस्टर्न घाट है? और ये वाले साइड को बताओ। ये वाले जो घाट है इसको बोले जाते हैं ईस्टर्न घाट, और इसको बोले जाते हैं वेस्टर्न घाट। अब देखो, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी अपने लेवल में बायोडाइवर्सिटी हब है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ध्यान में रखना। इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट का मतलब होता है कि जहाँ पे जो इंडेमिक स्पीसीज है, इंडेमिक स्पीसीज मतलब जो नेटिव स्पीसीज हैं, केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो ऐसा डाइवर्सिटी जहाँ पे नेटिव जो जो स्पीसीज हैं वो देखने को मिलते हैं, उसी के साथ जो फ्लोरा फौना हो गया उसका मात्रा जो है एबंडेंट अमाउंट में मिलते हैं। उसी के साथ जो हिमालय एरिया हो गया, ये भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर ही आते हैं। और उसी के साथ जो है जो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर है, ये एरिया भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। तो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री जो है, तो समझ आ गया यहाँ पे। अब क्यों यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये भी आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है पूरा डाइवर्स देखने को मिलेगा। वेस्टर्न घाट में जाओगे तो यहाँ का क्लाइमेट अलग, थोड़ा सा यहाँ पे अलग पैटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ट्री होगा, फ्लोरा होंगे, फौना होंगे, ये सब चीज़ जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा। सेम लॉजिक से अगर ईस्टर्न घाट में जाओगे तो यहाँ पे जो स्पीसीज होंगे वो डिफरेंट स्पीसीज मिल सकते हैं। हिमालय एरिया में जाओगे नदर्न इंडिया में, तो यहाँ पे जो स्पीसीज होगा वो भी यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज होंगे। तो इस तरीके से कई यहाँ पे जो है रीजन हो सकते हैं, जिसमें से और यहाँ पे माउंटेन प्लेन एरिया हो गया, डिजर्ट फॉरेस्ट हो गए। क्योंकि अगर राजस्थान एरिया में जाओगे, डिजर्ट एरिया में जाओगे, तो यहाँ का जो प्लांट का स्ट्रक्चर होगा ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे नदर्न इंडिया से। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान है वाटर स्कार्स एरिया है ना, वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होता है वहाँ पे। तो वाटर की वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पेड़ या फिर ट्री हो गया उसका उगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई जो राजस्थान एरिया है या फिर ड्राई एरिया में जो पेड़ पौधे हैं उसको अगर हिमालय में जाके अगर बो दोगे या फिर जो है उसको वहाँ पे लगा दोगे हिमालय में जाके, तो जो है फल नहीं पाएगा, ठीक है। ज़्यादा देर तक जो है सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका इकोसिस्टम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया भी अपने लेवल में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और यहाँ पे बताया भी हूँ कि 4 यहाँ पे मेजर हॉटस्पॉट है, यहाँ पे ध्यान में रखोगे। मैनी स्पीसीज यहाँ पे यूनिक, ये सब चीज़ तो बता दिया हूँ। बाकी देखो, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज समझ आ रहा होगा आई होप। तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, अभी तक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ चुके हैं। थोड़ा सा और यहाँ पे डीपली कनेक्टेड होकर डेली लाइफ से रिलेटेड अगर एग्जांपल लिया जाए,
तो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से हम लोग पेड़ ला सकते हैं, है ना, लकड़ी ला सकते हैं, उस लकड़ी को सेल करके जो है इकोनॉमिकली एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है। न केवल यहाँ पे लकड़ी, तो उस लकड़ी को जला के फूड भी बना सकते हो, खाना भी बना सकते हैं। और फॉरेस्ट में इससे जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेड़, ऐसे पेड़ भी मिलते हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए, मेडिसिन पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो जो फॉरेस्ट है ये फूड के लिए भी यूज़ कर रहे हो, मेडिसिन के लिए यूज़ कर रहे हो। बाकी जो वाइल्ड लाइफ है उसका रहने के लिए फॉरेस्ट ही है, क्योंकि फॉरेस्ट में ही मोस्टली जितना भी वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे टाइगर का हो, एलिफेंट है, रेनो हो गए, अदर जितना भी डिफरेंट डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ है। फिर जो एयर है इसको क्लीन करने का काम, क्लाइमेट को बैलेंस करने का काम इसी के द्वारा किए जाते हैं, है ना। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो और ऑक्सीजन जो है कम हो जाएगा, तो एक तो इनहेल करने में दिक्कत होगा, है ना, सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ को बैलेंस करने का काम, कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो रहा है उतना ही यहाँ पे ऑक्सीजन भी इमिट होना चाहिए, और जितना कार्बन डाइऑक्साइड अगर इमिट हो रहा है तो उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओमिट भी होना चाहिए। जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हो तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे कोई तो हो ऐसा जो कि यहाँ पे उसको ग्रैब कर ले। सीधी सी बात यहाँ पे समझना, जो यहाँ पे लॉजिकल बात है, अगर कोई मान लो 2 kg अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, तो 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड कोई तो ऐसा हो जो कि उसको इनहेल कर पाए। नहीं तो फिर एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते ही जा रहे हैं लेकिन उसको कोई इनहेल नहीं कर पा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 kg का यहाँ पे 10 kg हो जाएगा, 10 kg से यहाँ पे 12 kg हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट है ये चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और सपोज करो कि अगर इसी में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ट्री का, पेड़ पौधे का, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं उसको जो है इनहेल करने का काम आप ट्री कर लेंगे, तो यहाँ से जो क्लाइमेट चेंज है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से जो इकोलॉजिकल बैलेंस बोल रहे हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ से प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर जो वाटर को कंजर्व करने का काम, सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने का काम, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को एज ए रिसोर्स और उसका जो इम्पोर्टेंस है इस तरीके से कवर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अभी जो फेनोमेना देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन साथ ही में उसका जो थ्रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जो फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, उसको थ्रेट बहुत पहुँचाया जा रहा है। कैसे पहुँचाया जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंसेंसिटिव, जैसे कि कहीं पे खनन हो गया, है ना, कहीं पे जो है फ्लडिंग आ गए, तो खनन हो रहे हैं, माइनिंग एक्टिविटी अगर करोगे तो वहाँ से जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेज निकलेगा, है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज निकलेंगे तो जो है एडवर्स अफेक्टेड डालेगा ही डालेगा कोई पेड़ पौधे को। साथ में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, पेड़ को बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो उतना ज़्यादा अगर एफॉरेस्टेशन करोगे, उतना ज़्यादा अगर पेड़ लगाओगे तो शायद उतना ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है कि केवल हम लोग डिफॉरेस्टेशन को ही कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लीन ही कर रहे हैं, लेकिन उसके बजाय हम लोग पेड़ यहाँ पे लगा नहीं रही। तो ये भी यहाँ पे एक मेजर थ्रेट है। अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन हो गया, फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन है रिसोर्स का, जैसे कि कहीं पे जो है कोल मिल गया तो कोल को जो है पूरा ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो जहाँ उस एरिया में जो फ्लोरा है, फौना है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो थ्रेट को याद रखोगे, इंपॉर्टेंस क्या रहे हैं, क्या थ्रेट रहे हैं, तो ये भी समझ गए। लेकिन जब थ्रेट हो रहे हैं तो इसको भी तो कंजर्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि अगर यहाँ पे थ्रेट हो रहे हैं तो चलो थ्रेट होते ही चले जाएं, इसको कंजर्व नहीं करेंगे। कंजर्व करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंजर्व नहीं करोगे तो कई ज़्यादा यहाँ पे निगेटिव इम्पैक्ट आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल लिए है ट्री का, ठीक है, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है इनहेल कौन करेगा। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो हमें ऑक्सीजन मिल रहे हो, ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ह्यूमन बींग्स जो है वो तो पूरा एग्जिस्ट में ही खत्म हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो कंजर्वेशन यहाँ पे जरूरी है। अब ये कंजर्वेशन जरूरी क्यों है, कई तरीका का यहाँ पे एडवांटेजेस हैं। कैसे, देखो, सबसे पहले अगर वाटर, एयर और सॉइल का एग्जांपल ले तो यहाँ पे क्या है, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं। और अगर वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेस्ट को कंजर्व नहीं करोगे तो ये सब चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट में नहीं रहेगा। तो हमें तो वाटर की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, सॉइल की भी ज़रूरत है। लेकिन अगर एक टाइम के लिए सोचो कि वाटर, एयर, सॉइल नहीं रहेगा
तो हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है एज अ ह्यूमन बीइंग, जो एग्जिस्टेंस है वो तो नहीं रह पाएगा। सेम जो इकोलॉजिकल बैलेंस को सस्टेन करने का काम, डाइवर्सिटी जो प्लांट है, एनिमल है, ये सब चीज़ क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ को जो है कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। फिशरी सेक्टर हो गया, क्रॉप वेराइटीज़ हो गए, इन सबको इम्प्रूव करने में तो ये सब जो है कंजर्वेशन करना जरूरी है। अब कंजर्वेशन करोगे कैसे, बात तो यहाँ पे हम लोग कर लिए है ना, कि जो नेसेसरी क्या है, कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उसको कंजर्व करना है। तो कंजर्व करोगे कैसे, तो कंजर्व करने के लिए कई रूल्स और रेगुलेशन लाए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा भी लाए गए हैं। तो सबसे पहला जो हिस्टोरिकल इफर्ट किए गए थे वो किए गए थे 1972 में। देखो 1972 से पहले भी जो है बात उठना उठना जो है स्टार्ट हो गए थे कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहे हैं, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे जो है मिनिमाइज किया जाए, कैसे उसको कंजर्व किया जाए। तो 1960-17 से तो ओरिजिनेट हो गए थे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो मेजर स्टेप लिए गए थे वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू लिए गए थे। ये एक एक्ट है जिसके थ्रू जितना भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम इसी के द्वारा किए जाएंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। जिसमें से प्रोविजन लाए गए थे कि जो प्रोटेक्शन होगा, अब लीगल प्रोटेक्शंस दिए जाएंगे, जो हंटिंग किए जा रहे थे उसको हंटिंग यहाँ पे बैन होगा, जो नेचुरल हैबिटेट होंगे उसका प्रोटेक्शन मिलेगा, जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड करते हैं, जो एनिमल्स का ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट किए जाएंगे, जो स्पीसीज पब्लिश किए जाते हैं उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाएंगे जितना भी लिस्ट में है। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स के साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लॉन्च किए गए थे इंडिया के द्वारा। अब लॉन्च क्यों किए गए थे, ताकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसको कंजर्व किया जा सके। अब फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करने के लिए कई तरीके अपनाए गए इस एक्ट के थ्रू, जैसे कि नेशनल पार्क बना दिए गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिए गए, बायोलॉजिकल या फिर बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए गए। अब इससे क्या होगा कि देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया को अगर देखोगे तो पूरा डाइवर्सिफाई कंट्री है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज हैं, और एक स्पीसीज के लिए एक रूल बनाओगे, फिर सेकंड स्पीसीज के लिए सेकंड रूल बनाओगे, तो इससे तो बहुत ज़्यादा लाखों में रूल्स बन जाएगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 तरीके से इसको डिफाइन कर दिए हैं। इसमें से एक को नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए हैं, सेकेंड को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किए गए हैं, और थर्ड को बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं। एक्चुअली जो नाम दिख रहे हैं ना, इसको इस्टाब्लिश करने का सिंपल सा पर्पस है कि जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, बस दैट्स इट, इतना ही है कि जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन देखो यहाँ पे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व तो इस्टेब्लिश किए गए थे, लेकिन पहले जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए जाते थे कि जो इंडिविजुअल स्पीसीज हैं, जैसे कि अभी बताया, लाखों वाला एग्जांपल दिया था, कि पहले इंडिविजुअल लेवल में ये लोग जो है प्रोटेक्ट करते थे, जैसे कि टाइगर हो गया है ना, वन हॉर्न रेहनो हो गया, कश्मीर जो है स्टेग हो गया, एशियाटिक लायन है, इंडिया एलिफेंट है। तो जितना यहाँ पे लिस्ट में है तो 1 बाई 1 करके क्या करते थे कि ये लोग जो है प्रोटेक्ट करते थे। अब खुद सोचो यहाँ पे इंडिया जो कि डाइवर्सिफाई कंट्री है, अब इस डाइवर्सिफाई कंट्री में तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, तो कितना यहाँ पे इसके लिए रूल्स बनाओगे। तो गवर्नमेंट का पहले अप्रोच ये रहता था, ठीक है, कि सिंगल रूल्स बनाओ, लेकिन अब अप्रोच जो है पूरा इंटायर बायोडाइवर्सिटी का है, जिसमें से नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसके थ्रू पूरा जितना भी जो स्पीसीज हैं उसको कंजर्व करने का काम यहाँ पे किए जाएंगे। सेम एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए गए हैं, बुक्स में भी हैं, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर का। ये कब का यहाँ पे एग्जाम्पल है, जब जो गवर्नमेंट है वो सिंगल या फिर इंडिविजुअल लेवल में प्रिपेयर किए जाते थे तब का। लेकिन अभी क्या है कि डायरेक्टली इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट जो इंटायर सिस्टम है, जैसे कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। तो पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे लॉन्च किए गए थे, क्यों लॉन्च करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे एक चीज़ रियलाइज किए गए, एक चीज़ रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि 1900 जब टाइम था है ना, 1900 में जो टाइगर का पॉपुलेशन थे वो टोटल यहाँ पे 55 जो है थाउजेंड्स यहाँ पे थे, 55,000 यहाँ पे उसका पॉपुलेशन था। लेकिन अभी जो है 1973 का जब बात किए, केवल और केवल 73 ईयर्स में, सोच लो यहाँ पे 73 ईयर्स में 1827 हो गए पॉपुलेशन।
डाटा यहाँ पे समझ पा रहे हो कि 1900 में यहाँ पे 55,000 कितना होता है, और केवल 73 ईयर्स में यहाँ पे 1827 हो गए। तो इससे गवर्नमेंट ने सोचे कि कुछ तो इसके लिए करना चाहिए, है ना, टाइगर्स हैं तो टाइगर्स के लिए कुछ तो यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किए गए थे, और प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू जो टाइगर स्पीसीज हैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पे किए गए थे, है ना। अब इसमें ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट टाइगर है तो जो टाइगर है उसी को प्रोटेक्ट किए जाएंगे, बाकी को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किए जाएंगे, और यही एक ड्रॉबैक था। उसी ड्रॉबैक को यहाँ पे अब जो है फुलफिल कर चुके हैं, क्योंकि नेशनल पार्क है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके थ्रू जो है उसको फुलफिल किए जा चुके हैं। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर हैं, और जो टाइगर हैं, क्योंकि टाइगर का ही पॉपुलेशन यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। तो क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि यहाँ पे जो उसका स्किन्स हैं, जो बोन्स हैं, इसका यहाँ पे पोचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि जो टाइगर है उसका स्किन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो उसका हड्डी है, जो बोन है, उसका भी यूज़ किए जाते हैं। फिर इलीगल जो ट्रेड करने का काम, ठीक है, ये किए जाते थे। जो फॉरेस्ट हैबिटेट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अब इस फॉरेस्ट एरिया में ही तो टाइगर रह पाएंगे। अब इस फॉरेस्ट एरिया को भी अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो टाइगर जाएगा ही कहाँ, है ना। अगर बाहर एरिया में जाएगा तो उसको हंटिंग कर दिए जाएंगे, है ना। कोई अगर विलेज में या फिर अर्बन एरिया में चला जाएंगे तो उसको तो सीधा सी बात है हंटिंग कर देगा। तो ये भी एक रीज़न रहे हैं। उसी के साथ जो ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर है जिसको लॉन्च किए गए थे। और 2/3 ऑफ जो वर्ल्ड टाइगर है वो इंडिया, नेपाल, यही 2 कंट्री है जहाँ पे देखने को मिलता है। 2/3 पूरा पॉपुलेशन, मतलब जो वर्ल्ड का बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड में 2 ही कंट्री हैं जिसमें से इंडिया और नेपाल हैं, जहाँ पे 2/3 यहाँ पे पॉपुलेशन एग्जिस्ट करते हैं टाइगर का। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे 1973 में लॉन्च किए गए थे। ध्यान रखना, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसे 1972 में लॉन्च किए गए थे। उसी का जस्ट 1 साल बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किए गए थे 1973 में। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल से था कि जो टाइगर का पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे सेव करना है, टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको इन्हेंस करना है, आगे बढ़ाना है। जो उसका नेचुरल हैबिट है, जैसे कि जंगल में रहते थे, है ना, फॉरेस्ट एरिया में रहना था, तो उसी को यहाँ पे रिस्टोर करने का काम इसके थ्रू किए जाएंगे। इकोलॉजिकल बैलेंस को यहाँ पे मेंटेन किए जाएंगे, और जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितना भी यहाँ पे कंजर्वेशन के लिए जो अवेयरनेस है उसको यहाँ पे जगाए जाएंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर का ये मेन ऑब्जेक्टिव थे, और इसी के थ्रू 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे लॉन्च किए गए थे। अब देखो प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे आ रहे हैं तो टाइगर से रिलेटेड ऐसे कई यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं जो कि इंडिया में देखने को मिलता है। कई टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो नेशनल पार्क है तो कई नेशनल पार्क ऐसे भी होते हैं जिसको टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो जिम कॉर्बेट जो है टाइगर रिजर्व ये भी हो सकता है। जो नेशनल पार्क है तो उस जो नेशनल पार्क के कुछ एरिया को टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे डिफाइन किए जा सकते हैं। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल के साथ कवर कर लेते हैं साथ ही में। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में मिलता है ना, नदर्न इंडिया में उत्तराखंड है वहाँ पे। इसे 1936 में इस्टेब्लिश किए गए थे हेनले नेशनल पार्क के नाम से जो है, और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना, लेकिन अगर इसको अगर एग्जाम में कोट कर दोगे तो जो मार्क्स मिलेगा वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और जो रामगंगा रिवर है ना, हिमालय एरिया में बहता है रामगंगा रिवर, तो वहाँ पे जो है इसका फुटहिल्स में देखने को मिलता है, और इसी के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किए गए थे। फिर सुंदरबन नेशनल पार्क है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है एट प्रेजेंट, और इसे जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं। क्यों यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर किए गए हैं, क्योंकि जो सुंदरबन नेशनल पार्क है इसमें सबसे लार्जेस्ट, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये सुंदरबन नेशनल पार्क में ही है। इसलिए जो है सुंदरबन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किए गए हैं बाय द यूनेस्को के द्वारा। और इसे जो है बंगाल रॉयल जो टाइगर होता है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसका जो हैबिटेट है वो सुंदरबन नेशनल पार्क में ही देखने को मिलता है।
साथ ही साथ जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में है, और ये हाईएस्ट जो टाइगर का डेंसिटी है, टाइगर का हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में ही है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसे जो बांधवगढ़ फोर्ट है ना, ये जो फोर्ट रहे हैं एंशिएंट फोर्ट है बांधवगढ़ फोर्ट, इसी के नाम में इसे नाम रख दिए हैं, इसी के प्लेस में नाम इसको रख दिए हैं। जो कि ये फोटोग्राफी या हो गया, या फिर जो डियर हो गया, लियोपार्ड हो गया है ना, स्लोथ बियर है, बर्ड्स हैं, इन सब चीज़ का जो है पॉपुलेशन इसमें देखने को मिलता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। फिर आता है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान में है। जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में पड़ता है, और ये इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं एज अ प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किए गए थे 1973 में, याद है ना। तो प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसी के थ्रू जो है इसे, जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में है, इसको प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू ही टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए गए हैं, जो अरावली जो हिल्स है वहाँ पे लोकेटेड है। इसमें लियोपार्ड हो गया है ना, फिर जेकल्स हो गया, डियर हो गया, हैनेस हो गए, इन सब चीज़ का पॉपुलेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ जो मानस टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट असम में है, और ये भी वर्ल्ड का जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो मानस टाइगर रिजर्व है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। जो नेशनल पार्क है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी हो सकते हैं, और जो नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे कि नेशनल पार्क है तो ये बहुत बड़ा नेशनल पार्क होता है, ठीक है। अब इस नेशनल पार्क में ऐसा लगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई बर्ड्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ पे बर्ड्स का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसको क्या कर दिए कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरीके से डिक्लेयर कर दिए, ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को लगा नहीं, ये वाले जो एरिया है यहाँ पे तो टाइगर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, और यहीं पे बहुत ज़्यादा टाइगर है पॉपुलेशन, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया कि चलो इस एरिया को क्या करते हैं, नेशनल पार्क डिफाइन कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये तो पूरा इसको क्या कर देते हैं, इसको टाइगर रिजर्व डिफाइन कर देते हैं। तो एक्चुअल में ये तो पूरा नेशनल पार्क है, लेकिन इसके अंदर भी इसे टाइगर रिजर्व डिफाइन किए गए हैं, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिफाइन किए हैं, तो इस तरीके से ये होता है। फिर पेरियार टाइगर रिजर्व एट प्रेजेंट केरला में है। जो पेरियार लेक है ना, फेमस लेक है केरला का, जो बोट सफारीज के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और जो इलेफेंट का पॉपुलेशन है, टाइगर का पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा होता है पेरियार टाइगर रिजर्व में। इतना समझ आया इंपॉर्टेंट यहाँ पे। चलो अब यहाँ तक तो समझ आ गए, लेकिन अब थोड़ा सा क्या करते हैं कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में बहुत पढ़ लिए, ठीक है, कि फॉरेस्ट क्या है, इसका कैसे कंजर्व करना है। तो अब एज ए इंडिया के बारे में अगर डिफाइन करें तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कैसे डिफाइन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और खुद सोचो कि इंडिया पूरा एज अ होल यहाँ पे जो है टोटल जो एरिया को देखोगे तो बहुत बड़ा एरिया है, स्पीसीज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में है, तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करते होंगे। तो इन सब का सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स अगर देखेंगे तो इसे ओनरशिप या मैनेजमेंट कैसे किए जाते हैं फॉरेस्ट का, सबसे पहले ये देखना है। तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, तो उसको मैनेज कई तरीके से किए जा सकते हैं। पहले मैनेज कैसे करना है ये समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअल में इसको मैनेज कैसे किए जाते हैं। तो इसको मैनेज जो है कई तरीके से किए जा सकते हैं, जैसे कि कोई इंडिविजुअल, कोई इंसान है तो उसके द्वारा मैनेज हो सकता है, कोई कम्युनिटी है ना, कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी को बोले कि ये पर्टिकुलर सोसाइटी है, इन लोगों ने मिल के क्या किया कि जो एरिया है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। या तो हो सकता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इसको प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। साथ ही साथ या फिर कोई विलेज है, गांव के लोग सोचे कि चलो इस एरिया को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि यहाँ पे कोई है जो जितना भी अन स्पीसीज हैं या फिर एलियन स्पीसीज हैं वो यहाँ पे ना आ पाए, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए गांव वाले। या फिर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के द्वारा इसको प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे कई तरीके के मेथड हैं जिसके थ्रू इसको प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द मेथड यहाँ पे जिसे गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो गवर्नमेंट ने क्या किए हैं कि जो फॉरेस्ट है इसको डिवाइड कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने इसको जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं इस फॉरेस्ट को। फर्स्ट कैटेगरी ऐसा बनाए गए हैं जिसको बोले गए हैं कि जो ये एरिया होगा वो रिजर्व फॉरेस्ट में रखे जाएंगे। सेकंड गवर्नमेंट के द्वारा डिफाइन किए गए हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया होगा ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर रखे जाएंगे, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा। फिर गवर्नमेंट के द्वारा थर्ड क्राइटेरिया अपनाए गए हैं यहाँ पे, वो है कि इसको अनक्लास्ड रख देते हैं।
ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट रख देते हैं इस तरीके से। तो गवर्नमेंट का अगर लेवल में बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है 3 क्राइटेरिया जो है डिफाइन किए गए हैं, और ये 3 जो क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे समझना है कि कौन कौन से 3 क्राइटेरिया है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बोले हैं कि इसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो पहला जिसमें क्राइटेरिया आता है वो बोले गए हैं कि कोई पर्टिकुलर एरिया जो है रिजर्व फॉरेस्ट है। अगर किसी को एरिया या फिर कोई लैंड अगर गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट रखे जा रहे हैं तो इसका भी यहाँ पे फीचर्स हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं। सबसे पहले ये उसका कंडीशन होता है कि जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो पूरा 50% होना चाहिए। कोई भी ये पर्टिकुलर लैंड है, अब इस लैंड को अगर प्रोटेक्टेड पहले तो रिजर्व का बात कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, अगर इसको रिजर्व फॉरेस्ट अगर बनाना है तो रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए इस पर्टिकुलर लैंड में एटलीस्ट जो 50% प्लस 50%, 50% से ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एरिया होना चाहिए, तो इसको रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे डिफाइन किए जाएंगे। और अगर ये रिजर्व फॉरेस्ट डिफाइन हो गया, रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गए, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा बहुत ज़्यादा होंगे। जितना भी जैसे कि यहाँ पे अगर किसी को लकड़ी चाहिए तो लकड़ी नहीं ले जा सकते, यहाँ पे अगर किसी को घूमना है तो घूम भी नहीं सकते। पूरा यहाँ पे जो एक्टिविटी होंगे, जितना भी पब्लिक एक्टिविटी है जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लकड़ी इकट्ठा करना हो गया, या फिर जो है घूमना हो गया, तो ये सब चीज़ पूरा स्ट्रिक्टली बैन किए जाते हैं, पूरा बैन होते हैं अगर कोई एरिया को रिजर्व फॉरेस्ट में रखे गए हैं तब। एक और फॉरेस्ट का डिफाइन किया गया है वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में ये बोले गए हैं कि जो लैंड होगा उसमें 1/3 पूरा टोटल फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। लेकिन जितना कठिन या फिर जितना यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में नहीं होते। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जैसे कि अगर कोई रिसोर्सेज है जैसे कि लकड़ी है, तो लकड़ी अगर इकट्ठा करना है तो आराम से इकट्ठा कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई एक्टिविटी करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन लेके यहाँ पे एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है, तो जो प्रोटेक्शंस यहाँ पे दिए जाते हो मॉडरेट प्रोटेक्शन होता है। लेकिन अगर इसको रिजर्व फॉरेस्ट में रख रहे हो तो रिजर्व फॉरेस्ट में प्रोटेक्शन ज़्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। थर्ड कैटेगरी डिफाइन किए गए हैं जिसे अनक्लास्ड फॉरेस्ट बोले गए हैं। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में जैसे कि कोई प्राइवेट अगर इंटिटी इसको जो है कंजर्वेट करना चाहता है या फिर कंजर्व करना चाहता है तो कंजर्व कर सकते हैं, या फिर कोई लोकल कम्युनिटीज़ हो गए, प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया, गवर्नमेंट हो गए, तो ये सब चीज़ जो है इसके द्वारा इसको जो है रेगुलेट किए जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा इन 3 क्राइटेरिया हैं जिसके थ्रू यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। और ध्यान रखना कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको बोले जाते हैं परमानेंट फॉरेस्ट ई स्टेट। परमानेंट फॉरेस्ट ई स्टेट, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअली जो हैंड में है, गवर्नमेंट के द्वारा एक्चुअल में जो कंट्रोल किए जा रहे हैं वो 2 ही फॉरेस्ट को कंट्रोल किए जा रहे हैं। कौन कौन से? एक रिजर्व फॉरेस्ट है और ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। यही 2 फॉरेस्ट है जिसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बाकी जो थर्ड कैटेगरी है इसको तो गवर्नमेंट ने ऐसे खुला दे दिया है कि इसको लोकल कम्युनिटी है वो लोग इसको रिस्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल जो है इसको कंजर्व कर सकते हैं, इस तरीके से। इसीलिए जो है परमानेंट फॉरेस्ट बोले गए हैं रिजर्व फॉरेस्ट को और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, याद रखना है। थोड़ा सा अगर इंडिया लेवल में एग्जाम्पल लिया जाए तो जो लार्जेस्ट परमानेंट जो फॉरेस्ट एरिया है, परमानेंट फॉरेस्ट आप समझ पा रहे हो ना, परमानेंट फॉरेस्ट जिसमें से रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों का यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंडिया में सबसे लार्जेस्ट जो परमानेंट फॉरेस्ट है वो 75% के साथ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश यहाँ पे जो है फर्स्ट नंबर में है। और कुछ यहाँ पे स्टेट जहाँ पे लार्ज रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। रिजर्व फॉरेस्ट केवल और केवल जो रिजर्व किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होते हैं वो है। तो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तराखंड है, केरला हो गया, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र हो गया। ये जो है ऐसे कुछ स्टेट है जहाँ पे जो रिजर्व फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है, गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर भी किए गए हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ स्टेट हैं जहाँ पे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं जिसमें से मॉडरेट लेवल में रिस्ट्रिक्शन होता है वो देखने को मिलता है, जैसे कि बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं जिसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ को यहाँ पे याद रखना। कुछ ऐसे भी एरिया है जहाँ पे हाई अनक्लास्ड फॉरेस्ट देखने को मिलता है।
अनक्लास्ड फॉरेस्ट जिसे कोई इंडिविजुअल यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं या फिर कोई कम्युनिटी हो गया, विलेज हो गया, इसके द्वारा। तो जो नदर्न ईस्टर्न इंडिया है जैसे कि नागालैंड हो गया है ना, मणिपुर हो गया, ठीक है, असम हो गया, ऐसे कुछ नदर्न ईस्ट इंडिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कम्युनिटी लेवल में पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ पार्ट गुजरात का हो गया, इसे लोकल कम्युनिटी या फिर विलेज हो गया, इसके द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो ये सब एरिया को याद रखना है, लोकेशंस को याद में रखोगे, ठीक है। अब देखना जो बुक है, इस बुक में जो है 2 क्वेश्चन एराइज किए गए यहाँ पे, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ये जो बुक है इसमें 2 क्वेश्चन कौन कौन से, ये वाला रहा पहला क्वेश्चन, यहाँ से आ सकता है, और ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्या बोले हैं कि द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज एट इट्स लोएस्ट, है ना, 1970 से कंपेयर किए गए हैं तो अभी तक का लोएस्ट रहे हैं। इसके साथ क्या ऐसा हो रहा है जिससे पॉपुलेशन इसका डिक्लाइन हो रहा है। इस क्वेश्चन का मीनिंग सिंपल सा यहाँ पे है कि जो घड़ियाल का जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे फिगर भी देख सकते हो। तो जो घड़ियाल का पॉपुलेशन 1970 से बहुत ज़्यादा लो है, सीधी बात है, इसका डिक्लाइन हो रहा है। तो डिक्लाइन क्यों हो रहा है और इसके लिए क्या हम लोग स्टेप ले सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो बर्ड डेथ है, इसको जो पक्षी हैं, बर्ड हैं, है ना, उसका डेथ हो रहा है, और डेथ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यमुना का रिवर है बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए हैं। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो दोनों को 1 बाय 1 करके इसको हैंडल करते हैं। देखो पहला जो है कि जो घड़ियाल पॉपुलेशन यहाँ पे लोएस्ट है, क्यों है, क्या इसके साथ यहाँ पे डिस्टिंक्ट हो रहे हैं, क्या रॉन्ग हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें समझना है कि जो रिवर हैबिटेट है वो पूरा डिस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। बात यहाँ पे कब का कर रहे हैं, 1970 का, 1970 का बात कर रहे हैं, और अभी जो है 2026 चल रहे हैं। तो 1970 से जो 2026 है इसमें जो वाटर है, वाटर का डिक्लाइन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और घड़ियाल का जो मोस्टली जो हैबिटेट होता है वो वाटर ही होते हैं। जब वाटर के यहाँ पे डिक्लाइन हो रहे हैं, है ना, वाटर डिक्लाइन कैसे होगा, जैसे कि कहीं पे कोई डैम बना दे रहे हो, कहीं पे बैरेज बना रहे हो, कहीं पे आप इस सैंड माइनिंग कर रहे हो, है ना, रिवर के यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हो, एक डायरेक्शन से दूसरी जगह डायरेक्शन यहाँ पे अल्टरनेट कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि वाटर का लेवल कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो वाटर का लेवल कम होगा तो जहाँ पे जो घड़ियाल रह रहे थे उसका तो होम यहाँ पे छिन गए, है ना, हैबिटेट हो गए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा उसको। तो ये एक मेजर रीजन रहा है जिसके थ्रू 1917 से अगर अभी तक बात करोगे तो इसमें इसका पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज में गया है। सेकंड रीजन है जहाँ पे जो फिश का पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ओवर फिश करोगे तो जो मेन जो फूड सोर्सेज है, क्योंकि घड़ियाल है, अब घड़ियाल को जो है फूड चाहिए, सर्वाइवल करने के लिए कुछ तो खाएगा। अब उसका जो फूड है वो फिश है, लेकिन ह्यूमन जो है बहुत ज़्यादा कैच कर रहे हैं फिश को, बहुत ज़्यादा वो जो रिवर है या फिर जहाँ पे इसका लोकेशन है तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा जो फिश है उसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो उसको खाना मिलना चाहिए, जो घड़ियाल का जो एक मल न्यूट्रिशन जो होता है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन फूड मिल ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि फिश को वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। उसी के साथ जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके साथ पॉल्यूशन, टॉक्सिसिटी, ये भी एक मेजर रीज़न रहे हैं। जिस तरीके से ह्यूमन को जो है एक फ्रेश वातावरण चाहिए, फ्रेश जो है एयर चाहिए होता है जिससे इनहेल कर सके, ऑक्सीजन चाहिए होता है, सेम लॉजिक इसके साथ भी है। घड़ियाल को अगर जो है डिफरेंट डिफरेंट गैसेज अगर इनहेल करेंगे तो वो भी जो है डेथ हो ही जाएंगे उसका भी। तो ये सेकंड रीजन रहा है। साथ ही साथ जो फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन हो गया, क्लाइमेट हो गया, ये सब चेंज हो रहे हैं। कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीजन है जिसके थ्रू घड़ियाल का पॉपुलेशन यहाँ पे लोएस्ट देखने को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू 1970। तो क्या ऐसा करना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो काम करना है वो जो हैबिटेट प्रोटेक्शन है ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रैपिड लेवल में बहुत ही ज़्यादा जल्दी से क्या हो रहे हैं कि जो हैबिटेट हैं जहाँ पे घड़ियाल रहते थे उसका जो होम टाउन है, होम है, वो वहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो उसको रिस्टोर करने का काम यहाँ पे किया जा सकता है। उसी के साथ जो फिशिंग रेगुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना कम फिशिंग का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो घड़ियाल के लिए उसको जो है फूड मिल जाएगा और न्यूट्रिशनल फूड मिलेंगे। तो जो घड़ियाल का पॉपुलेशन है वो इंक्रीजिंग फेस में चले जाएंगे।
फिर जो लॉ इन फोर्स हैं वो सब चीज़ यहाँ पे करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो सैंड माइनिंग हो रहे हैं, इलीगल तरीके से सैंड माइनिंग हो रहे हैं, इसको रोकना है। रिवर पॉल्यूशन हो रहा है, ये भी रोकना है। पोचिंग कर रहे हैं, ये भी रोकना है। तो इस तरीके से जो है इसका सॉल्यूशन हो सकता है। और सॉल्यूशन में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है इंडिविजुअल लेवल में या फिर विलेज लेवल में भी इसका कंजर्वेट किए जा सकते हैं। घड़ियाल का यहाँ पे कंजर्वेशन किए जा सकते हैं, है ना। कि ऐसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट के द्वारा कोई रूल्स बना रहे हैं तो गवर्नमेंट ही इसको जो है अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट का ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही घड़ियाल का प्रोटेक्शंस करेंगे, ऐसा नहीं। विलेज लेवल में या फिर इंडिविजुअल लेवल में इस तरीके से भी जो है इसको प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। कैसे प्रोटेक्ट होगा? कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस कर सकते हो लोगों को कि किस तरीके से इसको कंजर्व करना चाहिए, क्या इसका एडवांटेजेस हो सकता है। जो टूरिज्म है इसको भी यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन रहा जिसमें से जो घड़ियाल पॉपुलेशन है वो लोवेस्ट रहे हैं, क्यों? आंसर मिल गया। इसी में जो है सेकंड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो बर्ड का डेथ हो रहा है तो इसलिए डेथ हो रहा है क्योंकि जो यमुना रिवर है पूरा डर्टी हो रहा है। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो यमुना रिवर है इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना। टॉक्सिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो जिस तरीके से उसको जो है एक प्रॉपर लेवल में गैसेस चाहिए, है ना, जो बर्ड को गैसेस चाहिए वो प्रॉपर लेवल में मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जितना भी यहाँ पे इंडस्ट्री सेवेज हो गया, है ना, उसी के साथ अनट्रीटेड सेवेज है, डिटर्जेंट हो गए, केमिकल हो गए, ये सब कहाँ पे जा रहे हैं? रिवर सिस्टम में मिल रहे हैं। अब रिवर सिस्टम से वो पानी पिएगा, बर्ड्स जो है पानी को यहाँ पे कंज्यूम करेंगे, तो पानी के माध्यम से जितना भी डिटर्जेंट है, जो केमिकल है, जो रिवर में रहे हैं, वो तो सब उसके बॉडी में चले जाएगा। अब बॉडी में जाएगा तो रिएक्शन करेगा, अब रिएक्शंस करेगा तो इसका डेथ होना यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो कंटामिनेटेड फूड चेन हो गया, ये भी एक जो है रीज़न रहे हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो गया, लोवेस्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन हो गए, तो ये यहाँ पे एक रीज़न रहे हैं जिसके थ्रू यहाँ पे बर्ड्स का डेथ जो है यमुना रिवर में हो रहे हैं। जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो यहाँ पे एक हद तक सही भी बोल सकते हो। तो क्या इसके लिए करना चाहिए? तो जिस तरीके से घड़ियाल के लिए गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं वैसे इसके लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि जो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, जो सेवेज निकल रहे हैं, होम टाउन से सेवेज निकल रहे हैं, चाहे इंडस्ट्री से हो, है ना, या फिर डिटर्जेंट से हो, तो ये सब चीज़ का प्रॉपर लेवल में ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो वेस्ट मॉनिटरिंग है ये अच्छे तरीके से हो, वेटलैंड हो गया, फिर फ्लड प्लेन रिस्टोरेशन, ये सब चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कम्युनिटी का रोल अगर ज़्यादा एक्सपांड किया जाए कम्युनिटी लेवल में तो और बेस्ट होगा और यहाँ पे एडवांटेजेस होगा, जिसके थ्रू जो बर्ड का पॉपुलेशन है उसको भी रिड्यूस किया जा सके और जो डेथ हो रहे हैं डे बाय डे में इंक्रीजिंगली जो डेथ हो रहे हैं उसको भी रिड्यूस किए जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गया? चलो यहाँ तक तो समझ आ गया। अब एक चीज़ समझना, ये जो टॉपिक है ना लास्ट में ये दिए गए हैं जो कि कम्युनिटी और कंजर्वेशन है। दो पॉइंट है यहाँ पे। पहला क्या बोले गए हैं? कम्युनिटी। सेकेंड पॉइंट बोले गए हैं कंजर्वेशन, कि कम्युनिटी या फिर कम्युनिटी के लोग या फिर विलेज के लोग कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को, और कैसे कंजर्व किए गए हैं। हिस्ट्री का कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे कोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जितना भी कंजर्व करना है केवल और केवल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, लेकिन यहाँ पे कोई कम्युनिटी, कोई विलेज हो गया, इसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अपने आसपास का जो फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, उसको भी कंजर्व किए जाए। तो ये कम्युनिटी का भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कम्युनिटी लेवल भी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। क्योंकि कम्युनिटी लेवल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए हो पा रहा है, क्यों इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जितना भी जो फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट से जो जितना भी रिसोर्सेज होगा, जैसे कि लकड़ी लाएंगे तो लकड़ी किसके लिए यूज़ किए जाएंगे? कम्युनिटी के लिए, अपने लेवल में ही यूज़ किए जाएंगे। तो जब वहाँ से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो तो वो तो कम्युनिटी का भी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उस फॉरेस्ट को यहाँ पे कंजर्व किए जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे कई गवर्नमेंट के द्वारा, कई यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा कंजर्व किए गए हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है भैरव जो सोनचुरी जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है, इसमें क्या हुआ था, एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भैरव देव डाका सोनचुरी जो है कम्युनिटी फॉरेस्ट है। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो 1200 हेक्टेयर का जो फॉरेस्ट है इसको प्रोटेक्टेड एरिया में यहाँ पे डिफाइन कर दिए। किसके द्वारा डिफाइन किए गए हैं?
पूरा विलेजर्स के द्वारा डिफाइन किए गए हैं। जो कम्युनिटी है तो कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। क्यों डिफाइन किए गए हैं? ताकि वहाँ पे जितना भी हंटिंग हो रहे हैं उसको बैन किया जा सके, जितना भी इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, आउटसाइडर के लोग आके वहाँ से जितना भी रिसोर्सेस हैं उसको कलेक्ट करके ले जा रहे हैं, तो उसको रोके गए थे। प्लस जो कंजर्वेशन रूल्स हैं वो खुद से बनाए गए हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट का रूल नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे जो है कोई गवर्नमेंट रूल नहीं बना रहे हैं, ये रूल किसके द्वारा बनाया जा रहा है? कम्युनिटी लोगों के द्वारा, जो विलेजर हैं उसके द्वारा रूल्स यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल हो रहा है ना कि कम्युनिटी और कंजर्वेशन कैसे हो पा रहा है। और एग्जांपल है चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट जो कि पीपल इन्वायरमेंट मूवमेंट है, यहाँ पे क्या किए गए थे कि जो हिमालय रीजन, जितना भी हिमालय रीजन में डिफॉरेस्टेशन हो रहे थे, तो उस डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए चिपको मूवमेंट यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जिससे जो जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके। जो एफॉरेस्टेशन है, एफॉरेस्टेशन मतलब होता है कि पेड़ पौधे लगाना। जैसे कि पेड़ पौधे को अगर डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो डिफॉरेस्टेशन होता है, अगर पेड़ पौधे को लगा रहे हो तो उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। साथ ही साथ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये भी डेमोन्स्ट्रेट हुआ है, देखने को मिला है चिपको मूवमेंट में। सेम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट यहाँ पे चलाए गए थे। एक स्लोगन है यहाँ पे, बीज बचाओ आंदोलन। ये जो है एक स्लोगन है जो कि जो टेहरी रीजन है ना वहाँ पे इसे लॉन्च किए गए थे। क्यों लॉन्च किए गए थे? जिससे जो ट्रेडिशनल सीड है ना, क्योंकि एट प्रेजेंट का अगर सीड देखोगे, बीज को देखोगे, तो केमिकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, फर्टिलाइजर उसे डाल के जो है ग्रो कर रहे हैं, तो सीड का जो एक लेवल होता है उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल सीड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किए गए थे बीज बचाओ आंदोलन। फिर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व किया जा सके, जो फार्मिंग है वो प्रॉपर लेवल में हो सके, क्योंकि ट्रेडिशनल में क्या होता था कि फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते थे, केमिकल यूज़ नहीं किए जाते थे, तो जो एक न्यूट्रिशन होना चाहिए वो न्यूट्रिशन ट्रेडिशनल सीड में ही देखने को मिलता था। और ट्रेडिशनल सीड से जो प्लांट बनेगा, जो कल्टीवेशंस किए जाएंगे और वहाँ से जो वापस में जो अनाज आएगा, तो उसको भी यहाँ पे अच्छे लेवल में यूटिलाइज किए जा सकते हैं। तो ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मूवमेंट, ये भी एक एग्जाम्पल है ना। हम लोग अभी एग्जाम्पल ही समझ रहे हैं कि कम्युनिटी और कंजर्वेशन लेवल में कैसा यहाँ पे को एग्जिस्टेंस रहा है। साथ ही साथ जो कम्युनिटी एक्शन में, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है। अब ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स नहीं बनाए गए हैं, यहाँ पे विलेजर्स के द्वारा रूल बनाए गए हैं। क्यों रूल बनाए गए हैं? क्योंकि यहाँ पे जितना जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो उसको अब गवर्नमेंट के द्वारा तो कंट्रोल नहीं किए गए, लेकिन इसे कम्युनिटी के द्वारा कंट्रोल कर लिए गए। तो जो माइनिंग एक्टिविटी है इसको अपोज करने का काम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1973 का, जो पढ़े अभी, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ये सब किए गए हैं, गवर्नमेंट के साथ वर्क किए हैं। प्लस जो पीपल मिलके इस जो रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, उसको भी कंजर्व करने का काम किए गए हैं और गवर्नमेंट का भी साथ दिए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो और एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गए, ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटीज दोनों ने मिलकर क्या किए हैं कि जो फॉरेस्ट जो डिग्रेडेटेड हो गए थे, जो फॉरेस्ट जो पूरा बंजर जमीन में चले गए थे, उसको रिस्टोर किए गए हैं। जो विलेजर्स को जो बेनिफिट मिलना चाहिए उस बेनिफिट को यहाँ पे रिस्टोर किए गए हैं। सस्टेनेबल यूज़ करना ही स्टार्ट किए हैं, है ना। तो फिर उसी के साथ जो पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन है, जहाँ पे पीपल का जो पूरा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है, कि जिससे जो गवर्नमेंट है, जिससे जो फॉरेस्ट है उसको क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। तो कई एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू यहाँ पे कम्युनिटी और जो कंजर्वेशन है ये देखने को यहाँ पे मिला है। उसी में एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं जो कि सेक्रेड ग्रो का एक्चुअल में है क्या। सेक्रेड ग्रो है क्या? जो कि वेल्थ ऑफ डाइवर्स रेयर स्पीसीज होते हैं। सेक्रेड ग्रो जो कि एक पेज ऑफ फॉरेस्ट है, इसे लोकल कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पे प्रोटेक्ट किए जाते हैं। सेक्रेड ग्रो का मतलब यहाँ पे समझना कि ये क्या होता है कि कुछ टिपिकली इस तरीके से जो है लैंड में देखने को मिलता है ना, पर्टिकुलर लैंड में, और इसे लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। क्यों प्रोटेक्ट किए जाते हैं इसको? क्योंकि ऐसा एज्यूम किए जाते हैं कि यहाँ पे जो ट्री होंगे, है ना, यहाँ पे जो ट्री होंगे इसको सेक्रेड ग्रो कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये लोग ऐसा मानते हैं कि रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरल बेनिफिट के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल्चरल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं इस तरीके से।
अगर इस फॉरेस्ट को या फिर इस लैंड में अगर सेक्रेट ग्रो के फॉर्म में अगर इसको लगाया जाए, है ना, उसको सेक्रेट के तरीके से अगर इसको पूजा जाते हैं, तो यहाँ पे कटिंग तो होगा नहीं। कोई ट्री को यहाँ पे, जैसे कि पीपल का ट्री हो गया, अब पीपल के ट्री को यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सेक्रेट कंसीडर किए जाते हैं। क्यों कंसीडर किए जाते हैं? क्योंकि ये जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उसके साथ यहाँ पे सेंटीमेंट होते हैं, कल्चरल सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, तो इसको जो है कटिंग नहीं करते। यहाँ पे कोई हंटिंग देखने को नहीं मिलता, ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है ये भी देखने को नहीं मिलता, है ना, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि डायरेक्टली गॉड से कनेक्ट करेंगे, है ना। सेक्रेट ग्रो का सिंपल से वही मतलब होता है कि जो ट्री है गॉड से जो है कनेक्ट करते हैं और गॉड के द्वारा ही इस ट्री को यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरीके से जो है सेक्रेट ग्रो एक्चुअल में होता है और इसे जो है कई तरीके से प्रिजर्व भी किए जाते हैं। साथ ही और कुछ यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स हैं प्रोटेक्टेड स्पेसिफिक ट्री, जैसे कि अगर देखोगे तो मुंडा हो गया, संथाल ट्राइब्स हो गए। ये लोग क्या करते हैं कि जिस एरिया में रहते हैं, है ना, उसको उस एरिया में कुछ सेक्रेट ट्री होते हैं, जैसे कि महुआ ट्री हो गया, कदम्बा ट्री हो गया। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ना तो उसको कटिंग करते हैं, पूरा उसको प्रॉपर लेवल में मैनेज करके इसी के द्वारा रखे जाते हैं। ना उसको जो है कटिंग करते हैं, ना हंटिंग करते हैं, और न ही किसी तरीके के ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहाँ पे देखने को मिलता है। सेम जो ओडिशा हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे जो मैंगो ट्री है, फिर उसी के साथ जो टमरिन ट्री हो गया, इसको सेक्रेट की तरह यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। और कुछ यहाँ पे जैसे कि पीपल ट्री एग्जांपल दिया हूँ, बनियान ट्री हो गया, इसको भी सेक्रेट किए जाते हैं। तो जब सेक्रेट करोगे तो ये पूरा एडवांटेजेस हो जाता है ना, यहाँ पे ना उसको कटिंग कर रहे हो, ना हंटिंग कर रहे हो, ना कोई इंटरफेरेंस कर रहे हो, तो जो प्रॉपर जो नेचर के द्वारा दिए गए हैं उसी की तरह है यहाँ पे ये सब रहते हैं। और सेम याद रखना, यहाँ पे केवल हम लोग बात किए हैं ट्री का, तो ऐसा एज्यूम नहीं करना कि केवल ट्री को ही यहाँ पे जो है सेक्रेट कंसीडर करते हैं, एनिमल्स को भी यहाँ पे सेक्रेट कंसीडर करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एनिमल्स को यहाँ पे सेक्रेट कंसीडर किए जा रहे हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब है तो उसको ना तो हंटिंग करेंगे, ना ही कोई ह्यूमन का वहाँ पे इंटरफेरेंस रहेगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि मैसेक हो गया, फिर पिकॉक्स हो गया, फिर ब्लैक बक हो गया, चिंकारा हो गया, है ना, राजस्थान में जैसे कि ब्लैक बक है, नीलगई है, फिर उसी के साथ पिकॉक है। अब इन सब चीज़ को जो है एज अ सेक्रेट कंसीडर करते हैं। तो जब सेक्रेट कंसीडर करेंगे तो उसको प्रोटेक्शंस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी विलेजर्स या फिर इंडिविजुअल्स के साथ होंगे। इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किए जाएंगे, और इंटरफेरेंस नहीं किए जाएंगे उसी के साथ जो एक पोचिंग होता है, ये सब चीज़ का जो फिनोमेना है, या फिर एनिमल ट्रैफिकिंग है, ये कुछ भी यहाँ पे नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उसको कंसीडर किए जा रहे हैं कि ये जो एनिमल है वो एज अ सेक्रेड एनिमल है। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो है और यहाँ पे कई प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, क्लियर है, जैसे कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम हो गए, जहाँ पे गवर्नमेंट है, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, दोनों का कॉपरेशन होगा, और दोनों का कॉपरेशन हो के जो है जितना फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर किए जाएंगे। इसे फर्स्ट टाइम 1988 में फर्स्ट रिजोल्यूशन, मतलब जहाँ पे फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट किए गए थे वो उड़ीसा में इम्प्लीमेंट किए गए थे। और इसका मीनिंग सिंपल सा वही है कि जो कम्युनिटी को जो राइट्स मिलना चाहिए वो राइट्स को पहुंचाने का काम किए गए थे इसी के थ्रू, और जो फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, इस कंजर्वेशन भी यहाँ पे करने की ज़रूरत है इस तरीके से। फिर जो है क्या हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो है लेसन मिलता है। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए हैं। अगर कोई चीज़ को सस्टेनेबल वे में यूटिलाइज कर रहे हो तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो रिसोर्स का मैनेजमेंट किए जाओगे वो पूरा प्रॉपर लेवल में होगा। और रिसोर्स का मैनेजमेंट न केवल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा, जो लोकल कम्युनिटी हैं इसके द्वारा भी यहाँ पे किए जाएंगे। तो ये भी एक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। प्लस जो कंजर्वेशन होगा वो पीपल सेंट्रिक होंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, इकोनॉमिकली रिवार्डिंग होंगे। इससे जो है प्रेजेंट जनरेशन भी इसका यूटिलाइज कर पाएंगे, और जो सेकेंड जनरेशन आएगा, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो भी इसको प्रॉपर लेवल में यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फाइनली लास्ट मिनट रिविजन्स का फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। सेकेंड क्लास भी डन हो गया है ना। पहला क्लास तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेकेंड क्लास भी कवर हो गया है। बाकी जो इसका पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी हो तो नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी पूछ सकते हो। बाकी एग्ज़ाम पास में है। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, इसी तरीके से वन शॉट वीडियो में कंप्लीट लास्ट मिनट रिवीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।